What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 19 of our 100 days commerce masterclass for class 12th. आज की क्लास में बच्चों हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे कि हमने जो चैप्टर 1 में मैनेजमेंट मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, मैनेजमेंट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, कैसे मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ध्यान से समझ लेना और इसको ध्यान से मार्किंग्स कर लेना अपनी अपनी बुक्स में। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। करते हैं बच्चों कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। देखो, मैनेजमेंट तो आपने देख लिया, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ गाइडलाइंस। जैसे पुराने लोग, बड़े लोग बोलते थे ना कि ये तो हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं, यानी उनके उसूल रहे हैं और उन चीज़ों ने उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए उनकी लाइफ में। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी बच्चों इस चैप्टर में हम दो लोगों की बात करेंगे। एक का नाम है हेनरी फ्योल और एक का नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम FW टेलर या सिर्फ टेलर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ने अपनी अपनी थियरीज, अपनी अपनी नॉलेज, अपनी अपनी स्टडीज के बेस पे हमको कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, हमको कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हैं जिनको हम यूज करेंगे तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो हम शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ब्रॉड का मतलब काफी डिटेल्ड और जनरल का मतलब कि ये जनरली सब जगह अप्लाई हो जाएगा, आपको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि टीम स्पिरिट होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब काम होता है तो एज अ टीम काम करो, कभी भी ये मत बोलो कि मैंने किया, हमेशा ये बोलो कि हम सबने मिलके किया। तो एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन बनेगा, सेंस ऑफ लॉयल्टी बनेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब टीम स्पिरिट किस लेवल का अप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी टीम है, छोटी टीम है, बड़ी टीम है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कैसे चलेगा। ऐसे ही एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन लगाओगे, रूल्स रेगुलेशंस लगाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। अब डिसिप्लिन किस लेवल का होना चाहिए, स्कूल्स में अलग होता है, कॉलेजेस में अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में अलग होता है, फैक्ट्रीज में अलग, कंपनीज में अलग, सब जगह अलग अलग। तो ये सारी की सारी बच्चों जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको मदद करेंगी अच्छे डिसीजन लेने में, जो आपको मदद करेगी ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये है हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रिंसिपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर हैं, प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो ये है कि प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है कि ये सारे ही प्रिंसिपल्स जितने भी हम पढ़ने वाले हैं ये सभी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में चल जाएंगे, हर प्रकार के बिजनेस में चल जाएंगे। बस आपको उनकी एप्लीकेबिलिटी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन ऑल nature, that means they can be applied to all the types of organization irrespective of their size and nature. उसके बाद these are general guidelines। ये बेटा किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम का कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस। ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हमको हेल्प करती हैं किस चीज़ के अंदर, ये हमको हेल्प करती हैं कहीं हम अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में। तो अगर हम इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उनका सॉल्यूशन हमको इन प्रिंसिपल से मिल जाए, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे सिर्फ और सिर्फ कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे डिसिप्लिन लगाओगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे, मिसबिहेवियर नहीं होगा, टाइमली चीजें होंगी, तो ये जनरल स्टेटमेंट है ना। तो देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया या नहीं हो गया? अब जैसे एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को सेटल होने का टाइम दो, उनको जल्दी से इधर उधर शिफ्ट मत करो, बट सेटल होने का कितना टाइम मिलना चाहिए? 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना होना चाहिए वो टाइम? वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा ना बच्चों। भाई एक प्रिंसिपल ने तो हमको ये बता दिया
कि भाई सेटल होने में समय लगता है एम्प्लॉय को, तो उसको जल्दी से शिफ्ट मत करो, बट कितना समय लगता है ये तो नहीं पता। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बाकी आपको अपने हिसाब से असेस करना है। ये प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं बेटा, कैसे ये फॉर्म हुए? दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। चीज़ों को देखा गया, चीज़ों को ऑब्जर्व करा गया, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करा गया, है ना। दीज आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो जितनी चीज़ों को देखा गया, जितनी चीज़ों को फॉर्म करा गया, जितनी चीज़ों को समझा गया, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बने हैं। ये ऐसे ही नहीं बता दिए टेलर और फेयोल ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, ह्यूमन बिहेवियर को देखा तो बनाए। तो क्या लिखा हुआ है? द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क, दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। बात समझे? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हैं? सबसे पहला यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दूसरे दीज आर जनरल गाइडलाइंस, तीसरा दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। चलो भाई, चौथा बोलता है बच्चों की प्रिंसिपल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इनके अंदर रिजिडिटी नहीं है, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि एक प्रिंसिपल है जिसमें बोला गया कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। अब रूल्स और रेगुलेशंस किस एक्सटेंट तक, कितने, और अगर रूल कोई तोड़ता है तो उस पर क्या पनिशमेंट, क्या पेनल्टी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके अंदर रिजिडनेस नहीं है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट अ सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं बच्चों? ये प्रिंसिपल्स मेनली आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझाते हैं, जैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, जैसे एक हर चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर इंसान का और हर चीज़ का एक फिक्स जगह होनी चाहिए, तो ताकि आपको कभी भी उसकी ज़रूरत हो तो फटाफट मिल जाए, है ना। तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं। तो इनका नेचर क्या है? बिहेवियरल। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे बिहेवियरल इन नेचर होते हैं बेटा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड to guide and influence the behavior of the employees. These principles insist on improving relationship between superior, subordinate and all the members of the organization. ये principles हमेशा आपकी मदद करेंगे अच्छे relationships build करने में, timely goals achieve करने में, तो human behavior के ऊपर based हैं। इसके बाद ये principles बेटा cause and effect relationship पे भी based हैं। cause and effect relationship का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। कॉज क्या है? अच्छे से पढ़ना। रिजल्ट क्या है? अच्छा रिजल्ट आना, है ना। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। कॉज क्या है? ज़्यादा जंक फूड खाना। रिजल्ट क्या है? हेल्थ खराब हो जाना। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका बॉडी अच्छा दिखेगा, फिट दिखोगे, हेल्दी दिखोगे। कॉज क्या है? वर्कआउट करना। रिजल्ट क्या है? हेल्दी होना, अच्छा फिजिकली फिट होना, अच्छा दिखना। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल्स हैं कि भैया डिसिप्लिन रखोगे तो गोल्स अचीव होंगे, काम बांट के चलोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा। अगर हम काम डिवाइड कर देते हैं और उससे कराते हैं जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स दैट दीज प्रिंसिपल टेल अस if a particular principle is applied in a particular situation what might be the effect। ठीक हो गया बच्चा? इसके बाद ये सारे प्रिंसिपल्स बच्चों कॉन्टिंजेंट होते हैं। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल का अप्लाई होना या प्रिंसिपल का एप्लीकेशन अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कॉन्टिंजेंट का मतलब ही क्या होता है? डिपेंडेंट होना। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट होना। ठीक है, इसका मतलब जैसे एक प्रिंसिपल है जिसमें यह बताया गया है कि एक एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी कितनी होनी चाहिए या उसका पे कितना होना चाहिए। अब उसका पे कितना होना चाहिए ये तो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, कि भैया कंपनी की पेइंग कैपेसिटी क्या है, उस एम्प्लॉय की स्किल क्या है, कितनी एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना अच्छे से वो काम करता है। तो कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करेगा मल्टीपल सिचुएशंस पे। इसी तरीके से जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करेंगे। तो सारे प्रिंसिपल्स बेटा कॉन्टिंजेंट हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। परफेक्ट है क्या बेटा?
सही है जी। तो ये सारे बेटा हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद आता है, अगर हम ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को एक्चुअल में अप्लाई करते हैं तो इनको अप्लाई करने से हमको क्या बेनिफिट होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला ये पॉइंट बोलता है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको पहले से ही यूजफुल इनसाइट्स प्रोवाइड कर देते हैं अबाउट द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। मतलब मैं आपको फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स जब कराऊंगा तो मैं 14 एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा था, अब आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई करा तो ये हो गया उससे बेनिफिट। तो क्या आपको पहले से ही एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन का अंदाजा है कि ऐसे होगा तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने इन प्रिंसिपल्स की स्टडी करी है तो ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत सारी यूजफुल नॉलेज देते हैं, बहुत सारी यूजफुल इनसाइट्स देते हैं अबाउट द रियलिटी, अबाउट द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, है ना भाई। अब हमारे स्कूल में अच्छे मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नहीं होते। हम कोई क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, अच्छे मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नहीं होते हैं। तो हमको पहले से पता है कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रिंसिपल्स की स्टडी कर रहे हो तो इट विल प्रोवाइड यू यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। देखो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। दीज प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। ये प्रिंसिपल हमको मदद करती हैं एज गाइडलाइंस कि भैया इस तरीके से चलना है। बढ़िया है या नहीं है? चलो अगला क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हो, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, तो आपका सबसे कम वेस्टेज होगा। सबसे कम वेस्टेज क्यों होगा? क्योंकि टेलर फेयोल ऑलरेडी दुनिया भर की वेस्टेज कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करी हैं, करने के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो जब आप इन प्रिंसिपल्स को लगाओगे तो जो गलतियां उन्होंने करी उस गलती से सीखे, फिर प्रिंसिपल बनाया। तो जब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो भैया हम तो पहले ही बच जाएंगे ना उन सारी गलतियों से। तो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना हमारे लिए एक बेस्ट पॉसिबल चीज है, ताकि हमारी कॉस्ट, हमारा खर्चा कम से कम आए और हमारा बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो देखो लिखा हुआ है ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन सच अ मैनर कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले विद मिनिमम कॉस्ट, और ये हमें प्रिंसिपल करने में हेल्प करती हैं। ठीक हो गया बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक डिसीजंस। अगर आप बच्चों इन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हो, आप इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, तो आप ज़्यादा बेटर और ज़्यादा साइंटिफिक डिसीजंस ले पाओगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये काफ़ी साइंटिफिकली क्रिएट हुए हैं। इनफैक्ट जो आपको टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे ना बच्चों, टेलर के प्रिंसिपल्स तो हैं ही ऐसे। टेलर को बोला ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जाता है कि टेलर बहुत ज़्यादा साइंस के बिलीवर रहे हैं। वो बोलते हैं हर चीज़ साइंटिफिकली करना चाहिए। तो जब आप टेलर के प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे या फेयोल के भी करोगे तो वो काफ़ी साइंटिफिकली ड्रिवन है, साइंटिफिकली फॉर्म्ड हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी साइंटिफिक ही आने वाले हैं। तो देखो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन टेकिंग थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल डिसीजंस, दे एम्फेसाइज लॉजिक्स रादर देन ब्लाइंड फेथ। इसके अंदर फेथ या भरोसे वाली चीज नहीं है, लॉजिक के ऊपर बने हैं ये सारे के सारे। अगला, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि हमारे आसपास का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे आसपास चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। भाई तुम लोग खुद को देखो, किसने ये सोचा था आज से 7-8 साल पहले कि बच्चा यूट्यूब पे बैठ के अपनी पढ़ाई करेगा और उसका सिलेबस भी पूरा होगा और वो 100 में से 100 भी लेके आएगा बोर्ड्स के अंदर, वो एक्सेल कर सकता है आज के, और सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं किसी भी एग्जाम में। किसने सोचा था? तो कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। तो अगर आप प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हो तो ये प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि कैसे आपको समय के साथ खुद को बदलना है, कैसे आपको टाइम के साथ चेंज होना है। तो प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स ट्रेन्स द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही हुआ क्या बेटा? इसके बाद हमारे पास आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं
जो हमको ये भी बताते हैं कि हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को सिर्फ ये तो बताते ही हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव करना है, लेकिन ये भी बताते हैं कि आप सोसाइटी के लिए कैसे अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज नहीं है, टुवर्ड्स द सोसाइटी भी है। हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी हमें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रहे हैं। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस, बिजनेसमैन स्पेशली कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल responsibilities. Management principles not only act as guidelines for achieving organizational objective, but these principles also guide the manager to perform social responsibility. ये पहले वाली लाइन की जरूरत नहीं है आपको, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा दूसरी वाली लिखना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिर्फ आपको गाइडलाइंस नहीं देती ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, बट आपको मदद करती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपके फुलफिल करने में, सोसाइटी की टुवर्ड्स भी एम्पैथी लाने में, सोसाइटी की टुवर्ड्स भी बेटरमेंट लाने में। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स हमको हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे करनी है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, रिसर्च कैसे करनी है, यानी ये प्रिंसिपल्स बेस बन चुके हैं। अभी आज जितना भी रिसर्च हो रहा है या मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही है वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हो रही है, तो इनसे आगे भी हम चीजें डेवलप करेंगे। भाई सिर्फ टेलर और फेयोल ने जो अपनी स्टडीज दी वो वही रहेंगी, लेकिन उसके आगे भी तो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बदलते समय के साथ चीजें बदलेंगी, लेकिन वो रिसर्च का बेस ये सारे प्रिंसिपल्स बन चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब वही प्रॉपर ज्ञान मिलता है टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज। परफेक्ट हो गया बेटा, बढ़िया सर। अब हमारे पास आ रहे हैं टेलर। ये टेलर की शक्ल भी ध्यान रखना, इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनको क्या बोलते हैं बेटा, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसीलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इनका फोकस हमेशा साइंटिफिक मैनेजमेंट पे रहा। इन्होंने बोला आपको हमेशा हर काम को करने का एक साइंटिफिक मेथड ढूंढना है, साइंटिफिक अप्रोच ढूंढना है। आप रूल ऑफ थंब को मत फॉलो करो। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है, अपना इंट्यूशन, जो चीज तुम्हारे लिए पिछली बार काम कर गई थी या तुम्हारे मन से, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, किधर जाऊं, मन तो कर रहा है इधर चला जाऊं, दिमाग बोल रहा है इधर चला, तो तुक्का मारता हूं इधर चलता हूं। तो ये रूल ऑफ थंब है कि हम बस इंट्यूशन लगा रहे हैं, राइट। ये बोलते हैं ऐसा नहीं करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी तो ये इंट्यूशन नहीं लगाना, साइंटिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हर प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सॉल्यूशन होता है, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे, देखोगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो इसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड टेलर ने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। इन्होंने साइंस लगाई फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। हम रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर देंगे बाय साइंस। हम साइंस यूज करेंगे, रूल ऑफ थंब यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स डिसीजन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल एंड विशेस ऑफ द मैनेजर। जितने भी डिसीजंस होंगे वो ऐसा नहीं है कि मैनेजर अपनी इच्छा से ले रहा है, जितने भी डिसीजंस होंगे इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज। समझे। अब टेलर ने सर कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, उससे पहले टेलर का कंट्रीब्यूशन देखो। इसको ये FW टेलर है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये फेमस हुए बेटा एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। इन्होंने कुछ बुक्स प्रिंट करी, कुछ रिसर्च पेपर छापे, जिसके अंदर इन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में बताया
इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। इनके मेजर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें एक इनकी बुक है शॉप मैनेजमेंट, एक इनका पीस रेट सिस्टम, एक इनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये पढ़ाया जाएगा, हमको ये भी पढ़ाया जाएगा, हमको शॉप मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। इन्होंने फोकस करा किस चीज़ पे कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करेंगे टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस आपका रीड ओनली है। अब देखते हैं टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं। टेलर ने बच्चों जो सबसे पहला प्रिंसिपल दिया वो इनका माइंडसेट ही दिया, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, फॉलो साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। टेलर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो रहा है, चाहे एम्प्लॉय का सिलेक्शन है, चाहे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग है, चाहे एम्प्लॉय को काम देना है, काम समझाना है, काम डिसाइड करना है, व्हाटएवर, उसकी सैलरी है, कुछ भी, ये सब आप सिर्फ अपनी इच्छा से मत बनाओ। हर चीज़ को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है और उसको आप ढूंढने की कोशिश करो। आप अपने आसपास देखो, आप ऑब्जर्व करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप सीखो कि क्या बेस्ट मेथड है और फिर उस बेस्ट मेथड को अप्लाई करो। सिर्फ अपने दिमाग से ऐसे तुक्का मार दिया, ये नहीं चलना चाहिए। यानी कि टेलर ने क्या बोला, टेलर insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए, इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। He says that there must be thinking before doing। आप कुछ भी करने से पहले सोचो। और रूल ऑफ थंब में हम ऐसा नहीं करते, रूल ऑफ थंब में तो हम तुक्का मार देते हैं, इंट्यूशन पे चल लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ थंब मीन्स dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production। रूल ऑफ थंब जो है बच्चों वो एक डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर है, बस कि मैनेजर का जो मन कर रहा है वो, जबकि साइंटिफिक डिसीजंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। तो टेलर ने बोला कि हर चीज़ को करने का वन बेस्ट मेथड है, जो आपको कैसे मिल सकता है, वर्क स्टडी से। वर्क स्टडी हम सीखने वाले हैं अभी आगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो टेलर के हिसाब से हर चीज़ को करने का एक बेस्ट मेथड है और वो बेस्ट मेथड आपको साइंटिफिकली मिल सकता है, आपको उसी को फॉलो करना है। तो यू शुड फॉलो साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने का क्या बेस्ट मेथड है, मेरे लिए क्या काम करता है, इस पर मैंने बहुत स्टडी करी, बहुत देखा, बहुत ऑब्जर्व करा, बहुत सारे रिजल्ट्स देखे। कई साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द बेस्ट मेथड, तो वो मैंने साइंस लगाई, रूल ऑफ थंब नहीं लगाया। बात समझे। दूसरा क्या होता है बच्चों, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब होता है, हार्मनी का मतलब होता है पॉजिटिविटी, और डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, नेगेटिविटी। आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे को लेके, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉस्पर करता है, ग्रो करता है। वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें एक दूसरे से कुड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, मैनेजमेंट वर्कर को लेके नेगेटिविटी रखता है, वर्कर मैनेजमेंट को लेके नेगेटिविटी रखता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना, टेलर के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए एंड नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। टेलर के हिसाब से दोनों को अपना माइंडसेट और एटीट्यूड चेंज करना है, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लेके आनी है। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। उसने बोला अपने माइंडसेट में रेवोल्यूशन लेके आओ, बदलाव लेके आओ, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लेके आओ, नेगेटिविटी खत्म करो। जब आप एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज कर दोगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आ जाओगे, एक साथ मिलजुल के काम करोगे, तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा होगा। अब ये कैसा हो सकता है, जब मैनेजमेंट गेन्स को शेयर करे वर्कर्स के साथ और वर्कर्स अपना बेस्ट दें, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें, तब ऐसा हार्मनी देखने को मिलेगा। तो पहले साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो। दूसरा, हार्मनी रखो, डिस्कॉर्ड मत रखो। अब बच्चों, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपने माइंडसेट लेवल पे तो चेंज कर दिया, आपने ये तो बदलाव कर दिया कि हाँ ठीक है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी रखो, एक दूसरे के लिए अगर एक्स्ट्रा गेन्स होते हैं तो मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ शेयर करे, वर्कर्स अपना बेस्ट दें। लेकिन सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से हो जाएगा क्या, यार रियल लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा।
इसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करा और तीसरा प्रिंसिपल बनाया। तो ध्यान रखना इसका एक एक्सटेंशन है, वो क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये उसी का हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है बच्चों, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब वर्कर्स को और मैनेजर्स को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की काम में मदद करनी है, एक दूसरे को पुश करना है, मोटिवेट करना है। सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अपने बारे में सोच रहा है, वर्कर अपने बारे में सोच रहा है, एक दूसरे के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कोऑपरेशन। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और इसमें क्या बोला कि जितना भी काम है वो कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। वर्कर और मैनेजर मिल के काम करें। अगर वर्कर को टास्क मिले हैं तो मैनेजर को भी टास्क मिलने चाहिए। वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो मैनेजर को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कंधे से कंधा मिला के चलें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। यानी मैनेजमेंट को वर्कर्स से एक बार बात करनी चाहिए कोई भी टारगेट सेट करने से पहले, और ऐसे ही वर्कर्स को अपने फीडबैक देने चाहिए, बताना चाहिए। उन दोनों के अंदर प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना? परफेक्ट। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस। गुड सजेशंस लें, अच्छे सजेशंस के लिए रिवॉर्ड दें, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ये सब बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आ जाता है, ठीक है? तो टेलर ने क्या क्या बोला? साइंस को फॉलो करो, हार्मनी को फॉलो करो, कोऑपरेशन को फॉलो करो, और आखिरी प्रिंसिपल टेलर ने क्या दिया? डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका? वर्कर्स का। किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? वर्कर्स का। टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उन्हें अपना पोटेंशियल रियलाइज कराओ, उन्हें उनका बेस्ट पर्सन निकाल के दो, उनका बेस्ट वर्जन निकाल के दो। भाई अगर मैं हूं, मेरा हमेशा कोई ना कोई बेस्ट वर्जन होगा, और वो बेस्ट वर्जन कौन निकाल सकता है? अगर मुझे कोई पुश कर दे, मेरा कोई मेंटोर हो, मेरा कोई गुरु हो जो मुझे हेल्प करे, मुझे खुद पे भरोसा दिलाए। क्योंकि आप लोगों में भी ऐसा होता है बच्चों कि आप लोग अपना कैलिबर नहीं समझते। अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिलेगा, वो आपको अपने कैलिबर का अंदाजा करवाएगा, अपने कैलिबर का पोटेंशियल का रियलाइजेशन कराएगा, तो आप अपना बेस्ट अचीव कर सकते हो। तो टेलर ने यहाँ पे यही बोला कि वर्कर्स को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो, वर्कर्स को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम दो। जब सिलेक्शन अच्छा हुआ, बेस्ट सिलेक्शन हुआ, बेस्ट ट्रेनिंग हुई और बेस्ट जॉब प्रोवाइड करी गई, तो अपने आप एफिशिएंसी आएगी, अपने आप प्रोस्पेरिटी आएगी, अपने आप ग्रोथ आएगी। तो देखो लिखा हुआ है, टेलर इंसिस्टेड दैट ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग they must be given job according to their qualification. Employees must be sent for training. उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, दोनों कंपनी और वर्कर्स के लिए। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था हमारे पास टेलर के 4 प्रिंसिपल्स। यहीं तक आज रखेंगे, इसके बाद टेक्निक्स हैं, ये अगली क्लास में करेंगे। तो टेलर के 4 प्रिंसिपल्स के फीचर्स और इम्पोर्टेंस आज आप इतना तैयार कर लो, और अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे टेक्निक्स पढ़ेंगे, फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।